नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के पन्नों में बहुत गहरे तक समाये हुए एक ऐसे समुदाय के शानदार सफर को समझने वाले हैं जिनकी कहानी राजाओं, विद्रोहियों और निर्माताओं की कहानी है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत बिल्कुल शुरू से करते हैं। सवाल ये उठता है कि इस समुदाय की जड़ें आखिर हैं कहाँ? क्या सच में जैसा कहा जाता है ये किसी देवता के वंशज हैं? देखिए, पहला सुराग तो इनके नाम में ही छिपा हुआ है। मीना शब्द जो है वो संस्कृत के मीन से आया है, जिसका सीधा सा मतलब होता है मछली। और बस यही कनेक्शन इन्हें एक दिव्य कहानी से जोड़ देता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे इनकी उत्पत्ति की कहानी पौराणिक कथाओं से जुड़ी है और भारत के सबसे पुराने ग्रंथों में इनकी मौजूदगी के क्या सबूत मिलते हैं। और ये बात सिर्फ एक प्राचीन कहानी बनकर किताबों में नहीं रह गई है, नहीं, ये तो एक जीती जागती परंपरा है जिसे आज भी हर साल मीनेश जयंती के तौर पर बड़े ही धूमधाम और पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। अब जरा इस स्लाइड पे गौर कीजिए। ये वैदिक काल से लेकर आज तक, मतलब हजारों साल पुरानी पहचान की एक अटूट रेखा दिखाती है। तो ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक जिंदा विरासत है जो आज भी सांस ले रही है। तो पौराणिक जड़ों से आगे बढ़कर अब हम इतिहास के उस दौर में चलते हैं जब ये समुदाय एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य पर राज करता था। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी जागीर नहीं थी, ये महाभारत काल का एक प्रमुख और शक्तिशाली राज्य था। ये उनकी शुरुआती प्रशासनिक और सैन्य ताकत का कितना बड़ा सबूत है ना? और इस साम्राज्य का महत्व इस बात से पता चलता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का जो सबसे मुश्किल एक साल था वो यहीं बिताया था। ये भारत के सबसे बड़े महाकाव्य में उनकी अहम भूमिका को दिखाता है। अब कहानी मध्यकाल का रुख करती है। यहाँ शक्ति, विश्वासघात और सम्मान की एक ऐसी दास्तान है जिसने राजस्थान के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ये जानना कितना दिलचस्प है कि आज दुनिया भर में मशहूर जयपुर का वो शानदार आमेर का किला, उसकी नींव असल में मीणा राजाओं ने ही रखी थी। वे इस धरती के मूल शासक थे। ये स्लाइड एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव को दिखाती है, जहां जिन्होंने शरण दी वही अपनी ही जमीन पर पराये हो गए। लेकिन इस कहानी में एक और मोड़ है, क्योंकि सत्ता के इस हस्तांतरण से एक बहुत ही अनोखी और शक्तिशाली परंपरा ने जन्म लिया। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, नहीं, ये सदियों तक इस बात का जीता जागता सबूत थी कि असली जमीन, असली सत्ता किसकी थी। इस एक रस्म ने मीणाओं को भूमि के मूल शासकों के रूप में स्वीकार करते हुए राजपूतों के शासन को वैधता दी। तो सदियों तक सत्ता और सम्मान के इस जटिल समीकरण के बाद भारत के इतिहास में एक नया और तूफानी दौर आया, अंग्रेजों का शासन। और इस नए दौर ने मीणा समुदाय के लिए प्रतिरोध और अन्याय का एक बिल्कुल नया अध्याय लिख दिया। अपनी आज़ादी के लिए लड़ने वाले इस समुदाय ने अंग्रेजों के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया और उनके इसी जज्बे को कुचलने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने एक बहुत ही क्रूर कदम उठाया। वो साल था 1924, जब अंग्रेजों ने इस पूरे समुदाय पर एक बेहद अपमानजनक और अन्याय से भरा हुआ कानून थोप दिया। तो ये समझना जरूरी है कि ये महज एक कानून नहीं था, ये एक हथियार था। इसे बनाया ही गया था उनकी इज्जत और उनकी हिम्मत को तोड़ने के लिए। एक ऐसा कानून जिसने रातों रात पूरे के पूरे समुदाय को अपराधी बना दिया। इस टाइमलाइन में दशकों का दर्द है, संघर्ष है और आखिरकार मिली आज़ादी की कहानी है। साल 1952 में जब इस काले कानून को हटाया गया तो वो दिन आज भी मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यही हमें कहानी के आखिरी और सबसे प्रेरणादायक अध्याय पर लाता है, दमन के अंधेरों से निकलकर आधुनिक भारत में इस समुदाय का शानदार पुनरुत्थान। जरा सोचिए, जिस समुदाय को एक कानून के जरिए अपराधी बना दिया गया था, आज वही समुदाय सिविल सेवाओं से लेकर राजनीति, व्यापार और कला तक हर मैदान में अपनी कामयाबी का परचम लहरा रहा है। ये उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति का सबूत है। मीणा समुदाय की कहानी भगवान विष्णु के अवतार से लेकर आधुनिक भारत के निर्माता बनने तक का ये जो पूरा सफर है, ये इस बात का एक शक्तिशाली प्रमाण है कि विरासत कितनी मजबूत होती है और एक समाज की आत्मा को कभी तोड़ा नहीं जा सकता।